हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर भी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बेटा आपने 7th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा था, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती है। क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट, आपने कई एलिमेंट्स में के बारे में क्लास 9th में पढ़ा। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो भी एलिमेंट्स हमने पढ़े थे क्लास 9th में, उनको मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से कि वो फिजिकली देखने में कैसी हैं और केमिकली कैसे रिएक्ट करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। आप अपनी रोजाना की लाइफ के बारे में अगर सोचो तो आप कई मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज भी करते हो। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइज एलिमेंट एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में की कैटेगरी को अलग अलग करते हो, मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते हो आप कि वो देखने में कैसी है और उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। हाउ आर दीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दीज यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट। लेट्स लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टी इन डिटेल। आइए चलिए बेटा आज हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। कोई भी चीज़ है देखने में कैसी है, उसके जिसको हम विजिबली आइडेंटिफाई कर सकें और उसको उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या उसमें क्या क्या उसमें गुण है, वो देखने में कैसी लग रही है, चमक है उसमें कि नहीं है, देखने में लंबी छोटी, ऐसे करके जो भी प्रॉपर्टीज रहती हैं बेटा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि देख के किसी चीज को अलग करना बहुत ही easiest way है। let us study with the help of the following activity। performing activity 3.1 to 3.6 collect the sample of following metal, जैसे आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, एनी अदर मेटल्स दैट आर इजिली अवेलेबल। जैसे बेटा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये क्या इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी मेटल्स मिल जाती हैं जो इजिली अवेलेबल हो उनके हिसाब से एक्टिविटी करनी है। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल, हर एक की अपीयरेंस को नोट करना है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर। नोट देयर अपीयरेंस अगेन। उसको सैंड पेपर से रब कर दो ताकि उस पे कई बार कुछ जम जाता है वो साफ हो जाएगा, जिसके कारण हम उसकी अपीयरेंस को ध्यान से देख सकते हैं कि उनका सरफेस कैसा है। मेटल्स इन द प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। प्योर स्टेट है उसकी तो फिर तो वो शाइनिंग करेगा। ये क्या बेटा मेटालिक क्लस्टर है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक क्लस्टर, कि उसकी लस्ट्रिसिटी कैसी है, शाइनिंग है कि नहीं है। अगर शाइनिंग है तो लस्ट्रीज है, अगर नहीं है तो नॉन लस्ट्रीज है। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दीज मेटल। इन मेटल्स को आप शार्प नाइफ से काट के देखो, ऑब्जर्व करो। इनमें से सिर्फ क्या होगा बेटा, पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग। जो सोडियम मेटल रहती है उसको हाथ से नहीं लेना उन्होंने। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ ए फिल्टर पेपर। उसको ड्राई करना है। पुट इट ऑन द ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद द नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सोडियम मेटल्स क्या होती है बेटा, सॉफ्ट होती है और ये इजिली कट भी हो जाती है। यू विल फाइंड दैट द मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो रहती हैं बेटा जैसे आयरन है ना, कॉपर है, आप इनको काटोगे ना ऐसे ही नाइफ से, ये नहीं कटेंगी क्योंकि ये हार्ड रहती हैं। लेकिन सोडियम एक ऐसी मेटल है जो सॉफ्ट रहती है और नाइफ से भी कट जाती है। हार्डनेस वरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अलग अलग मेटल की हार्डनेस अलग अलग मेटल से अलग रहती है। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हार्डेस्ट मेटल्स हैं, लेकिन सोडियम क्या बेटा सॉफ्ट मेटल रहती है। टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर।
अब आयरन, जिंक और लेड और कॉपर के पीसेस लेने हैं। 1 मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद द हैमर। और हैमर से आपने उस पर क्या करना है, जोर से मारना है। क्या ऑब्जर्व होगा, दूसरी मेटल से फिर पहले आपने आयरन को हैमर से उसको मारा तो क्या हुआ, जिंक को मारा तो क्या हुआ, ये ऑब्जर्व करना है। आप देखोगे कि इनमें से किसकी ज़्यादा शेप चेंज होती है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कई मेटल्स जो रहती हैं बिल्कुल पतली शीट्स में बीट हो जाती हैं, लेकिन कई हार्डेस्ट रहती हैं। जैसे आप देखो एल्युमिनियम की बेटा पतली से पतली शीट्स बन जाती हैं, क्यों? वो हाईली मेलेबल है। जो कूटने पे पतली से पतली शीट बन जाए उसको इसकी मेलेबिलिटी बोलते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो है बेटा मोस्ट मेलेबल मेटल्स है। आपने देखा होगा मिठाइयों पे सिल्वर कलर का पेपर लगा रहता है, वो क्या किस चीज़ का लगा रहता है? सिल्वर मेटल का। पतली शीट्स बना रखते हैं उसकी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी लिस्ट द मेटल्स। और एल्युमिनियम पेपर की भी बेटा शीट्स बनती हैं, जैसे रैप पेपर एल्युमिनियम शीट्स यूज़ की जाती हैं ना, उसकी भी पतली शीट्स बन जाती है, इसलिए उसकी भी मेलेबिलिटी रहती है। लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू कैन सीन इन डेली लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में कौन सी वायर्स देखते हो? आपने वायर देखी होगी, ज़्यादा करके किस कलर की रहती है? एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जिसको खींच के पतली से पतली वायर बनाई जा सके वो उसकी क्या है बेटा? डक्टिलिटी है। एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो मेटल्स को मेल्ट करके उनकी थिन वायर्स बेटा बनाई जाती हैं उसको उसकी डक्टिलिटी कहते हैं। कि खींच के कितना भी उसको लंबा कर लो वो उस मेटल की डक्टिलिटी है। खींच के उसको जितना मर्जी लंबा किया जा सकता है। गोल्ड क्या है बेटा? मोस्ट डक्टाइल मेटल है। सरप्राइज टू नो डेट अ वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। गोल्ड की 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर की लेंथ में वायर बनती है। इट इज बिकॉज देयर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी डेट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम जो मेटल्स रहती हैं उसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के हिसाब से हम उस मेटल्स को अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। कौन कौन सी मेटल से के कुकिंग वेसल्स बनते हैं, क्या आप जानते हो? यस, सभी जानते हैं, है ना। ये एल्युमिनियम के भी बर्तन बनते हैं, स्टील के, कॉपर के। ये बेटा नेक्स्ट एक एक्टिविटी है। टेक एल्युमिनियम और कॉपर वायर, दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन। एल्युमिनियम या कॉपर की वायर लेनी है, ये देखो वायर ले ली है। फिक्स अ पिन टू फ्री एंड, एक पिन इसके फ्री एंड पे अटैच कर दी गई है। हीट द वायर विद द स्पिरिट लैम्प, इससे हमने इसको मेटल को हीट करा तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? ऑब्जर्वेशन को नोट करो। अंडर द वायर मेटल वायर मेल्ट, क्या मेटल की वायर मेल्ट होती है? अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट बेटा इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है, यहाँ से हीट दे रही हो, यहाँ तक हीट आ रही है, और यहाँ पे जो आयरन पिन लगी है वो भी गर्म हो जाएगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो, और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है। इसको हम ये नहीं कि थोड़ी सी हीट देंगे और ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और आर सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है हीट की। लेड एंड मर्करी है कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर। याद रखना है बेटा, ये आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि इसके गुड कंडक्टर कौन कौन से हैं, सिल्वर और कॉपर, और बैड कंडक्टर कौन से हैं, पुअर कंडक्टर लेड और मर्करी। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये सारी मेटल्स जो रहती हैं करंट भी पास करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करती हैं? आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए और बी। बैटरी को फिक्स कर दिया। अब इसमें क्या देखेंगे हम? वायर कैरी करंट इन योर होम हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑन अ रबर लाइक मेटल। आपने देखा होगा बेटा जो वायर रहती है उस पर हमेशा एक प्लास्टिक सा कवर सा दिया जाता है। वो किस चीज़ का बना रहता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का।
रबड़ लाइक मटेरियल रहता है। वाई एन इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सब्सटेंसेस, इन जो वायर्स रहती हैं उन पे ये कोटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जो वायर्स रहती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती हैं, जो जो करंट ना इतना पास हो, इसीलिए वो उसको कवर किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से। व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सब्सटेंस, जब किसी भी मेटल को पे हार्ड सब्सटेंस कोई भी स्ट्राइक कर होता है, जैसे जोर से मेटल पे किसी से मारा जाता है तो क्या होता है बेटा, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे स्कूलों में भी रिंग लगी रहती है, कई बार पहले तो स्कूलों में ऐसे रिंग बजाते थे जिसके सारे स्कूल में आवाज़ जाती थी, पता लग जाता था कि हाँ बेल हो गई है। द मेटल स्टेट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, जो हार्ड सरफेस पे मारने से साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स क्या रहती हैं? सोनोरस रहती हैं। कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, कि जो स्कूल बेल्स रहती हैं मेटल्स की क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसमें साउंड ज़्यादा बनती है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी, ये इलेक्ट्रिसिटी का बेटा क्या क्या अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पता लगी कि ये गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, और गुड कंडक्टर हैं हीट के। इसके अलावा इसकी मेलेबिलिटी भी है, डक्टिलिटी मेटल्स की, कौन सी मेटल की कितनी है वो बेटा हमने अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा सोनोरस भी रहती हैं मेटल्स, है ना। ये बेटा सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसको अच्छे से ध्यान से याद कर लेना। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर फ्यू नॉन मेटल्स, की मेटल्स के अलावा जो नॉन मेटल्स है बहुत कम रहती हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। The non-metals are either solid or gases except bromine which is a liquid. ब्रोमीन क्या है बेटा? लिक्विड है। और बाकी कई मेटल्स क्या है? सॉलिड और गैसेस। इसमें बेटा एक्सेप्शन है, ये आपने याद रखना है कि कौन सी नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में है, कौन सी नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में है? ब्रोमीन। ये आपने याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, सल्फर, आयोडीन। आपने क्या करना है? कार्बन, सल्फर और आयोडीन के सैंपल ले लिए। उसके बाद क्या किया? नॉन मेटल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन बेटा नोट करनी है? आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है, उसके सिंबल क्या है, उसका सरफेस कैसा है, उसकी हार्डनेस कैसी है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कि नहीं करते। बेटा नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है इसके इसमें दिख रही है हमें कि नहीं दिख रही, ये हमने देखना है। On the basis of observation, general physical properties of metals and non-metals must have concluded that we cannot group elements according to their physical property alone. क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ मेटल लिक्विड फॉर्म में है, कुछ नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में है ना। कुछ मेटल सॉफ्ट है, कुछ नॉन मेटल्स में ऐसे गुण पाए जा रहे हैं। इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी अकेली से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, जो सारी मेटल्स हार्ड रहती हैं, लेकिन जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती है। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है, बट गैलियम और सीजियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। These two metals will melt if you keep them on your palm. ये गैलियम और सीजियम बेटा ऐसी मेटल्स हैं जिनको आपकी हथेली का भी टेम्परेचर मिल जाएगा ना तो ये तब भी मेल्ट हो जाएंगी। ये भी बेटा एक्सेप्शन है, ये आपने लर्न रखना है कि कौन सी मेटल है जो लो मेल्टिंग पॉइंट कौन सी मेटल का? गैलियम और सीजियम का। और आयोडीन देखो ये एक नॉन मेटल है बट लस्ट्रीज है, मतलब कि इसमें चमक रहती है। और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है डेट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। अगर आपने कार्बन एंड कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा हो तो, अगर नहीं पढ़ा तो बेटा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगी। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। कार्बन की हर एक फॉर्म में बेटा एलोट्रोप रहता है। जैसे डायमंड है, डायमंड की है, कार्बन का एलोट्रोप है। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। जो डायमंड रहता है बेटा सबसे हार्ड सब्सटेंस रहता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। और ग्रेफाइट है, ये भी क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, कार्बन का एलोट्रोप रहता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बट ये सॉफ्ट रहता है। अल्कली मेटल्स lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife.
ये भी मेटल्स ही है ना, लेकिन सारी मेटल्स तो हार्ड रहती हैं, ये इतनी सॉफ्ट रहती हैं कि नाइफ से भी कट हो जाती हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी भी लो। Elements can be more clearly classified as metal and non-metal on the basis of their chemical properties। जो metals और non-metals है ये बेटा क्लियरली क्लासीफाई हो सकती है, अलग कर सकते हैं हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। फिजिकली प्रॉपर्टी क्योंकि कई सिमिलर हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम इनको अलग कर सकते हैं। इसमें एक एक्टिविटी है, आइए चलिए देखते हैं। टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेज फॉर्म्ड एंड डिजोल्व दैम इन वाटर। मैग्नीशियम रिबन को पहले क्या करना है बेटा, उसको बर्न करना है, जला देना है, और साथ में सल्फर पाउडर लेना है आपने। उसकी जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, जब जलाया तो उसकी ऐश फॉर्म होगी, उसको क्या करना है, पानी में डिजोल्व करना है। टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, रेड और ब्लू लिटमस दोनों से बेटा इस सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो क्या होगा। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक, जो मैग्नीशियम रिबन का जो सब्सटेंस बचा था, जो पाउडर बचा था, वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है कि बेसिक नेचर शो कर रहा है। ऐसा ही हमने सल्फर पाउडर के साथ करना है। बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड, कुछ फ्यूम्स उसकी प्रोड्यूस हो रही हैं। सम वाटर अबव द टेस्ट ट्यूब एंड शेक, यहाँ पे देखो एक्टिविटी क्या किया, इसमें कुछ वाटर डाला टेस्ट ट्यूब में और उसको हिलाया। बाद में सोल्यूशन को ब्लू और रेड लिटमस दोनों से टेस्ट करा कि ये एसिडिक है या बेसिक है, दोनों इक्वेशंस लिखी। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटल्स रहते हैं ना बेटा, ये एसिडिक ऑक्साइड पैदा करते हैं जो पानी में घुल जाती हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटल है वो कौन से ऑक्साइड दे रहे हैं, एसिडिक, जबकि जो मेटल्स हैं वो कौन से ऑक्साइड दे रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड। ये हमने मेटल ऑक्साइड जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में दे रखा है। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सी मेटल लिक्विड रहती है, मरकरी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। कौन सी मेटल इजीली कट हो सकती है, सोडियम। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, गोल्ड और सिल्वर। कई मेटल्स बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर कौन सी है। मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टेबल, क्या मीनिंग रहता है मेलेबल और डक्टाइल का, जो ईजिली मेल्ट हो जाए, और डक्टाइल जिसको जितनी मर्जी खींच के लंबा किया जा सके वो उसकी डक्टिलिटी रहती है। जैसे गोल्ड की और सिल्वर की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत रहती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। आई होप आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। We will learn about the chemical properties of metals in the following section. For this, collect the sample of following metal. बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ आपने सैंपल लेने हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारी मेटल्स में से कुछ मेटल्स के सैंपल लेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं। What happens when metal are burnt in air? जब किसी भी मेटल को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन क्या होता है। जैसे मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, मैग्नीशियम क्या है बेटा, एयर में जब बर्न होती है तो क्या होता है, विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। आपने वो क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ करते हैं और वो क्या करता है बेटा, वाइट फ्लेम देता है। जब एयर की प्रेजेंस में उसको हम बर्न कर रहे हैं तो क्या होगा, वाइट फ्लेम दे रहा है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, के सारी मेटल्स ऐसे ही रिएक्ट करती है, नहीं बेटा, सारी मेटल्स का रिएक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है। आगे एक एक्टिविटी दे रखी है, आइए चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी हम एक्टिविटी करें बेटा, नीड द टीचर असिस्टेंट, हमें टीचर की गाइडेंस में ही करना है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर आई प्रोटेक्शन, ये भी एक बढ़िया रहेगा जब स्टूडेंट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहने। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विद द पेयर ऑफ टोंग्स, कोई भी मेटल का बेटा आपने सैंपल लिया उसको पेयर ऑफ टोंग के साथ पकड़ लें। एंड ट्राई बर्निंग ओवर ए फ्लेम, और जो आपने कोई भी स्पिरिट लैम्प या कैंडल ले रखी है, जब आप उस पर उसको हीट करेंगे तो पेयर ऑफ टोंग के साथ पकड़ना है।
रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल। इसी तरीके आपने दूसरी मेटल लेनी है, फिर तीसरी, जो जो आपने सैंपल ले रखे हैं उसको बारी बारी से टर्न बाय टर्न आप उसको बर्न करके देखोगे कि कौन कौन सी फ्लेम निकल रही कौन सी मेटल को बर्न करने पे। कलेक्ट द प्रोडक्ट इट फॉर्म्ड, और जो मेटल के बर्न करने पे जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको कलेक्ट करना है। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, जो प्रोडक्ट है और मेटल सरफेस है उसको कूल डाउन होने देना है। विच मेटल बर्न ईजली, कौन सी मेटल बेटा जल्दी से जल जाती है। विच फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व एंड द मेटल बर्न, जब मेटल बर्न हो रही थी तो कौन सी फ्लेम ज़्यादा निकल रही थी। हाउ डज मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, और जलने के बाद किसी भी मेटल के सरफेस पे हमें क्या देखने को मिल रहा था। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, और मेटल्स को ऐसे अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे कि सबसे ज़्यादा किसने टाइम लिया फिर कम किसने लिया, ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देना है। आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर, क्या सारे प्रोडक्ट वाटर में सोल्यूबल हैं। जितनी भी मेटल्स आपने बर्न करी उसका जो प्रोडक्ट हुआ हमें मिला उसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे क्या वो डिज़ोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जितनी भी मेटल्स बेटा ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द एयर इट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्साइड। ये कौन से कलर का ऑक्साइड बनेगा, ब्लैक ऑक्साइड। और ऐसे तरह एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा क्या बना लिया बेटा इसने, एल्युमिनियम ऑक्साइड। रिकॉल यूर चैप्टर 2, आपने चैप्टर 2 में भी ये बात पढ़ी होगी बेटा, जैसे अभी हमने वो चैप्टर को डिस्कस करा था एसिड बेस एंड सॉल्ट में, कि कॉपर ऑक्साइड जो होते हैं रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं वो बेसिक नेचर के रहते हैं, बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं जैसे कि एल्युमिनियम जिंक ऑक्साइड है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। कुछ मेटल्स ओनली बेसिक नेचर के रहते हैं, कुछ एसिडिक नेचर के रहते हैं, कुछ दोनों बिहेवियर शो करते हैं। बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो बेटा दोनों चीज़ों एसिडिक भी हों और बेसिक भी, ये आपको पूछते भी हैं, क्वेश्चन भी है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लें और बेस के साथ भी, और सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करें, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको इसके पे एक क्वेश्चन भी आ रखा है, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझ लेना। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर, एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड, सॉल्ट बना लिया प्लस वाटर बना लिया। ये बेटा एसिड है ना, HCl एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, ये बेस है। जब बेस से रिएक्ट करा तब भी इसने सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया, दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा है, एल्युमिनियम एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, सच ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस to produce salt and water are known as amphoteric oxides. Most metal oxides are insoluble in water. ज़्यादा करके जो metals रहती है ना बेटा वाटर में insoluble रहती है, but some of these dissolved in water to form alkalis. but कुछ metals जो रहती हैं वाटर में dissolve हो जाती हैं उनको alkalis बोलते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड dissolved in water to produce alkali. सोडियम और पोटाशियम उन metals में से बेटा एक है जो डिजोल्व हो जाती हैं और अल्कलीस फॉर्म करती हैं। अल्कलीस मतलब बेसिक नेचर के रहते हैं, बेस, ठीक है, ये अल्कलीस है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस अल्कलीस। We have observed in the activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. जब हम मेटल्स को बर्न करके देख रहे थे तो हमने क्या देखा कि उसमें जो ऑक्सीजन से मेटल्स जो हैं सेम रेट पे नहीं रिएक्ट करती, कुछ कम पे कुछ ज़्यादा पे, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन।
डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि पोटाशियम और सोडियम रिएक्ट टू वाइग्रसली, जो पोटाशियम और सोडियम रहता है ना बेटा एकदम से रिएक्ट करता है, जैसे ही हवा की प्रेजेंस में, जैसे इसको एयर थोड़ी सी भी मिल जाए ये बहुत ही वाइग्रसली रिएक्ट करता है। दे कैच फायर, जल्दी से आग पकड़ लेता है अगर इसको ओपन में रखा जाए। इसलिए कुछ मेटल्स को कैरोसिन के ऑयल में डुबा के रखते हैं ताकि जो वो रिएक्ट ना कर सके, मॉइस्चर के एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए। दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, हैंस टू प्रोटेक्ट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, इसलिए इसको प्रोटेक्शन के लिए और एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, ये कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखी जाती हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेस ऑफ द मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। जो ऑर्डिनरी मेटल जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है, ये बेटा इनके ऊपर एक ऑक्साइड की थिन लेयर रहती है प्रोटेक्शन के लिए। क्या करती हैं ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ये इसलिए इस पे लेयर रहती है ताकि जो वो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो सके। ऑक्सीडेशन होने से ये जो ऑक्साइड की लेयर है ये रोकती है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन जो रहता है ना बेटा इसको हीट करो तो वो नहीं जलेगा, बट आयरन फिलिंग बर्न वाइग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। बट जो आयरन फिलिंग है, जो आयरन के बुरा जो रहता है उसको अगर हम फ्लेम के ऊपर, बर्नर के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, वो आग पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप आयरन मेटल को हीट दोगे तो वो बर्न नहीं होगा। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं होता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, बट एक उस पर लेयर चढ़ी रहती है ब्लैक कलर्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, बट जो सिल्वर और बेटा गोल्ड है ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इवन एट द हाई टेम्परेचर, जितना मर्जी टेम्परेचर दे दो ये ऑक्सीजन में रिएक्ट नहीं करेंगे। Do you know anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium. Aluminium develop a thin oxide layer when exposed to air. जब एक्सपोज किया जाता है, कुछ मेटल्स ऐसी रहती हैं जब एयर में एक्सपोज होती हैं तो उस पर एक ऑक्साइड लेयर जम जाती है, तो वो क्या करती हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरिजन। वो इसलिए होती हैं ताकि जो इसकी फर्दर जो कोरिजन है उससे रोक सके। कोरिजन मतलब जो रिएक्ट करते हैं तो जो चीज़ें खराब होने लग जाती हैं, खोरन कहते हैं इसको हिंदी में। रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अगर उस ऑक्साइड की लेयर थिक होती जाएगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन गैस इवोल्व्ड एट द oxygen gas evolved at the anode react with aluminium to make a thicker protective oxide. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium article an attractive finish. और उस ऑक्साइड की लेयर को बेटा रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, इसमें इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है इन द dilute सल्फ्यूरिक एसिड। जो थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर उस पर जम जाती है वो हट जाती है, जिससे फिर वो अट्रैक्टिव दिखने लग जाते हैं एल्यूमिनियम के जो भी आर्टिकल्स रहते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी यू मस्ट ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल्स टेकन हेयर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी थी बेटा? सोडियम। सोडियम को आप ऐसे हवा में भी रखोगे तो वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सोडियम है। एंड द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस वाइग्रस। मैग्नीशियम का लेस वाइग्रस रहता है, क्यों? क्योंकि उस पर एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। इट इज़ नॉट रिएक्टिव एज सोडियम। सोडियम की जितना रिएक्टिव नहीं होता, बट बर्निंग इन द ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द जिंक, आयरन, कॉपर। ये बेटा ये चीज़ डिसाइड नहीं करती कि ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कैसे है। ये हमें और भी कई रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। उस हिसाब से हमें पता चलता है कि किस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी कम है। What happens when metal react with water? जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी देन क्या होगा? सबसे पहले फिर से सावधानी हमें बता रखी है कि टीचर की प्रेजेंस में ही हमें कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए
और जो सैंपल लेने हैं, कुछ जो 3.9 एक्टिविटी में सैंपल दिखा रखे थे बेटा, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, सोडियम, ये कुछ कोई जो आपको सैंपल इजीली अवेलेबल हो वो ले लेने हैं। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन द बिकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर, और ठंडे पानी में उसको डिबो के रख दिया। विच मेटल्स रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, जो कोल्ड वाटर के साथ जोन सी मेटल रिएक्ट कर रही है उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन सी मेटल सबसे पहले रिएक्ट करी, कौन सी लास्ट में करी, उस हिसाब से सीरीज में लिख देनी है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन द वाटर, कोई मेटल पानी में फायर भी प्रोड्यूस करती है? करती है, हाँ बेटा। एक जो सोडियम मेटल है, अगर आप उसको पानी में डालोगे ना, पानी में भी ऑक्सीजन रहती है, वो तब भी रिएक्ट कर जाती है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, और कुछ मेटल्स कुछ टाइम के बाद फ्लोट करने लग जाती है। पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बिकर हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर, जो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करी उन मेटल्स को आपने गर्म पानी में डबो के रख देना है। फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर, जो मेटल्स बेटा हॉट वाटर से भी नहीं रिएक्ट करी उनको लिखा ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विद स्टीम। उन फिर हमने स्टीम के साथ उन मेटल्स को ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर, कोल्ड वाटर के साथ किसकी रिएक्टिविटी सबसे पहले हुई, किसकी लास्ट में, हॉट वाटर के भी ऐसे ही ऑर्डर में हमने लिख देना है। और स्टीम के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट करती है उसकी भी हमने लिस्ट बना लेनी है। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल, ये देखो एक्शन बता रखा है। यहाँ से पानी को गर्म किया, यहाँ से स्टीम जा रही है। ग्लास फुल सोक्ड इन वाटर, हीट दे रहे हैं इसको मेटल का। ये मेटल का सैंपल है, ये बर्नर है, इसको ऐसे कॉर्क से क्या किया जा रहा है बेटा, स्टीम दी जा रही है। ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी देन वो क्या बनाएगी बेटा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोलेबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और जब मेटल ऑक्साइड बन गया, आप फर्दर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। फिर मेटल ऑक्साइड को फिर से वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। इन केस ऑफ सोडियम और पोटाशियम रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इज इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। इसमें बेटा जब आप इसको पानी में डालोगे ये आग पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस करेंगे वो तो एक्सोथर्मिक होते हैं ना, हीट रिलीज कर रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस भी साथ में रिलीज कर रहे हैं। पोटाशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी निकली। ऐसे ही सोडियम के साथ हुआ। पोटाशियम और सोडियम क्या है बेटा, मोस्ट एक्टिव मेटल्स हैं। ये एयर में भी रिएक्ट करती हैं और वाटर में भी। रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट, कैल्शियम के साथ इसका जो रिएक्शन रहता है वाटर का कम रहता है। हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, इसमें इतनी हीट नहीं रहती कि वो हाइड्रोजन जो कैच कर सके फायर को। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता तो ये आग को कैच नहीं करता, ये क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम क्या करता है बेटा, फ्लोटिंग करनी शुरू कर देता है, तैरना शुरू कर देता है जब आप इसको पानी में डालते हो। क्यों, क्योंकि बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं जो मेटल की सरफेस को स्टिक कर देते हैं। सरफेस डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम जो है ना बेटा कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर में रिएक्ट करता है। ये बेटा हमको मेटल्स भी याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी मेटल कोल्ड वाटर में रिएक्ट कर रही है, कौन सी मेटल हॉट वाटर में रिएक्ट कर रही है और कौन स्टीम के साथ करती है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, हॉट वाटर में डालने पे भी बबल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, जिसके कारण की सरफेस स्टिकी हो जाता है।
मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, बेटा ये मेटल्स ना हॉट में रिएक्ट करती हैं ना कोल्ड वाटर में, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो नहीं करते, बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। क्या बनाती हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। देखो इस कॉपर और ये जो सिल्वर और गोल्ड थी ना बेटा, ये तो ना एयर से रिएक्ट करती हैं ना ही वाटर से। वट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब कोई भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करे तो क्या बनता है बेटा? ये एसिड बेस वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल विद डिल्यूट एसिड, डिल्यूट कोई भी हो बेटा, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, सारी मेटल्स सेम मैनर में रिएक्ट करती हैं। ये एक्टिविटी में करके दिखाएंगे। ये कलेक्ट द ऑल मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम और पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के बेटा कुछ मेटल्स के सैंपल्स लेने हैं। रब दम क्लीन विद सैंड पेपर, सैंड पेपर के साथ उसको क्लीन कर देना है। बेटा सोडियम और पोटाशियम मेटल्स कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं, ये मेटल नहीं लेनी। पुट द सैंपल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सारे अलग अलग मेटल्स के सैंपल लेने हैं और इनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टेस्ट ट्यूब में ले लेना है अलग अलग करके। सच थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब आर डिप्ड इन द एसिड, थर्मोमीटर ऐसे ही डिप करना है कि उसका जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो एसिड में डिप करे। और रेट ऑफ फॉर्मेशन बबल्स केयरफुली, और उसको नोटिस करना है कि कितने टेम्परेचर पे बबल्स फॉर्म होने शुरू हुए हैं। विच मेटल रिएक्ट वाइग्रेसली विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सी मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर रही है। डिड नॉट रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, और हाईएस्ट टेम्परेचर किस मेटल का है वो भी नोट कर लेना है, और मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के साथ नोट कर लेना है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा कोई भी मेटल है, इसको जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, जैसे सोडियम मेटल है, इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और उसके अलावा मैग्नीशियम है, HCl के साथ बना रही है तो क्या करेगी? ये रिएक्ट करेगी MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगी प्लस वाटर, ठीक है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था क्या क्या बनाते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस बेटा तब नहीं इवॉल्व होएगी जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। HCl के साथ तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बन रही है, बट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced to water itself get reduced to any of the nitrogen oxide. ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, और मैग्नीशियम और मैग्नीज जो रहती है डिल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। You must have observed in the activity that the rate of the formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. मैग्नीशियम में सबसे पहले बबल बनने शुरू होते हैं। क्यों? द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक, जब बबल्स बन रहे हैं मतलब कि हीट एनर्जी निकल रही है तो वो कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक। रिएक्टिविटी डिक्रीज ऑर्डर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन। सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन हुआ? मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और आयरन। In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. कोई बबल नहीं फॉर्म हुआ और टेम्परेचर भी अनचेंज हुआ। ऐसी मेटल्स के बारे में भी नोट कर लेना। कॉपर जो है ऐसी मेटल है जिसका ना तो टेम्परेचर चेंज हुआ ना ही बबल्स बने। दिस शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट HCl। ये हमें इससे पता चलता है कि कॉपर जो रहती है बेटा HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। दूसरी मेटल्स
दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। कॉपर और आयरन नेल की हमने वायर ली, उस वायर के सोल्यूशन उसको आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डाला एंड द आयरन नेल इन ए सोल्यूशन ऑफ आयरन कॉपर सल्फेट। कॉपर की मेटल हमने किस में डाल दी? आयरन सल्फेट में। कॉपर की मेटल और आयरन की मेटल किस में डाल दी? आयरन की मेटल कॉपर सल्फेट में। ठीक है, उसके बाद हमने 20 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये देखो, इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड रिएक्शन अक्कर्ड। किस में रिएक्शन हो रहा है? यहाँ पे देखो आयरन नेल है जो ब्राउन हो गया, यहाँ पे वैसे ही रहा है ना। क्यों? ऑन वट बेसिस कैन यू से दैट रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। रिएक्शन कैसे हुआ और इसकी केमिकल इक्वेशन भी देखनी है हमने। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। जो रिएक्टिव मेटल थी ना इनमें से कॉपर के और आयरन में से जौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने क्या किया? अपना कंपाउंड बना लिया सोल्यूशन में। वी सीन ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। वी चेक्ड द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड। इन तीनों के साथ हमने देखा कौन सी मेटल जल्दी जल्दी रिएक्ट करती है, कौन सी नहीं करती। मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज reagents, सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सारी मेटल्स एक जैसे नहीं रिएक्ट करती, इसलिए सभी के साथ एक्सपेरिमेंट करना इतना ईजी नहीं रहता। यहाँ पे इन्होंने इसलिए 2 मेटल्स को लेके एक्सपेरिमेंट किया है, कॉपर का और आयरन का। कॉपर की मेटल को आयरन सल्फेट में डिप करा और आयरन की मेटल को कॉपर सल्फेट में डिप करा, तो कौन सी ज़्यादा रिएक्ट करेगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा बेटा इसमें। डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, इट्स मोर एक्टिव। मेटल ए सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ बी। ये देखो मेटल जैसे आयरन की नेल ली प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, तो क्या बन गया बेटा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये मेटल अलग होगी और ये इसके साथ जुड़ गया। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है बेटा, ये सीरीज़ है, इसमें दिखा रखा है कि कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम हो रही है। ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन। ये देखो आयरन क्या है बेटा? ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव है। इसलिए जो आयरन है उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया था। आयरन ने कॉपर को रिप्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया प्लस मेटल अलग होगी। ठीक है, इस रिएक्शन में यहाँ पे उन्होंने कहा था ना केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, इसको ऑर्डर में आपने अच्छे से लर्न कर लेना है कि कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम है, उसी हिसाब से कौन सी मेटल किसको जल्दी डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, reactivity series is a list metal arranged in the order of decreasing activity. After performing displacement experiment, the following series known as the reactivity or activity series has been developed. ये बेटा ये यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव कौन कौन सी मेटल्स हैं। मोस्ट रिएक्टिव है पोटाशियम और सोडियम। ठीक है, ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये जो गोल्ड और सिल्वर क्या है? ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। और ये किस हिसाब से? कैल्शियम से ज़्यादा, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। इनको सीरीज में हमने याद कर लेना है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा ये क्वेश्चन है कुछ टॉपिक्स के, आइए चलिए इनको समझ लेते हैं और इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। इसके बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में डुबो के क्यों रखा जाता है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था कि जो सोडियम मेटल रहती है, सोडियम और पोटाशियम, वो जल्दी से वाटर और एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करती हैं, बहुत ही वाइग्रेसली रिएक्ट करती हैं। इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए। Sodium and potassium are very reactive metal and combine explosively with air as well as water. They catch fire. जल्दी से आग पकड़ लेती हैं और इसीलिए एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए और एक्सीडेंट को रोकने के लिए सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में
स्टोर करके रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन को जब स्टीम के साथ रिएक्ट, कौन कौन सी मेटल बेटा स्टीम के साथ रिएक्ट करती थी? आयरन की और कॉपर की। जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा, ये बना देगी आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और जब कैल्शियम और पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज हुई। पोटाशियम क्योंकि बेटा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी देन तब भी हीट रिलीज होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, हीट रिलीज होती है। पोटाशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्लस हीट रिलीज हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी डी वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सोल्यूशन। अलग अलग हमने सैंपल लिए हैं और अलग अलग सोल्यूशन में डाला और क्या रिजल्ट आ रहा है। फर्स्ट मेटल आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। क्या क्या हो रहा है इनके साथ, इस टेबल को यूज करके हमने आंसर दिया फॉर कि विच इज मेटल इज मोर एक्टिव। सबसे पहले जो ए मेटल थी बेटा आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्ट नहीं कर रही, वहां पे आपने ध्यान से टेबल को देखा होगा, ए क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है। और जो सेकंड है कॉपर सल्फेट, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, जो कॉपर रहती है ना बेटा वो कम रिएक्टिव रहती है आयरन से, ए इज मोर एक्टिव, आयरन क्या है, मोर एक्टिव है। आयरन सल्फेट में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, क्यों, क्योंकि आयरन क्या है बेटा मोस्ट एक्टिव है ना। और यहाँ पे जिंक सल्फेट में कोई रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव है। आयरन जो रहता है बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कॉपर है, फिर देन जिंक है, जिंक लास्ट में आता है, और उसके बाद लास्ट में सिल्वर रहता है, क्योंकि सिल्वर इज मोर एक्टिव। फ्रॉम द अबव इक्वेशन हमें क्या पता चलता है कि डी जो है सबसे कम रिएक्टिव है। आयरन सल्फेट देन कॉपर देन जिंक देन नाइट्रेट। आयरन सबसे ज्यादा है और उसके बाद कॉपर है, उसके बाद जिंक है, फिर देन सिल्वर है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, यहाँ पे उन्होंने जो टेबल में जो मेटल्स बताई थी ना उस हिसाब से लिख दिया है। जिंक मोर एक्टिव है, आयरन कॉपर और सिल्वर, रिएक्टिविटी सीरीज बना दी है यहाँ पे। B is most reactive metal. If B is added to the solution of copper, B पे कौन सी मेटल है बेटा, आयरन। एंड जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम ऐड करेंगे, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इट वुड डिस्प्लेस कॉपर, क्योंकि आयरन जो रहती है ना बेटा मोर रिएक्टिव रहती है, आयरन जो रहती है मोर एक्टिव रहती है, ये इसको कॉपर को रिप्लेस कर देगी, खुद यहाँ पे आ जाएगी आयरन सल्फेट एंड देन कॉपर, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन द ऑर्डर डिक्रीजिंग बी ए सी डी। बी कौन सी मेटल थी बेटा, बी कौन सी मेटल है, यहाँ पे देख लो आप, बी क्या है, जिंक देन आयरन देन कॉपर देन सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक is added to reactive metal। ये तो बेटा एसिड बेस हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। जब कोई भी मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस रिलीज होती है, एक तो सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन dilute hydrochloric acid is added to reactive metal. Iron react with dilute sulfuric acid, iron sulfate with evolution iron sulfate बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? जब जिंक को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में बेटा डाला गया तब केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, जिंक क्या है बेटा आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक क्या आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक ने क्या करा, आयरन को रिप्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे ले ली और मेटल को अलग कर दिया। ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। जिंक इज मोर reactive than iron, therefore if zinc is added to a solution of iron sulfate then it would replace iron from the solution। क्योंकि जिंक ज्यादा reactive है इसलिए इसने आयरन को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन से अलग कर दिया और उसकी जगह पे आप ज्वाइन हो गए।
आई होप बेटा ये आपको यहाँ तक के सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा और एक्टिविटी सीरीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, देन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, मेटल्स और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं। पहले एक्टिविटीज़ में जैसे कि हमने देखा रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द नंबर ऑफ रेजेंट, कि जो मेटल्स रहती हैं वो नंबर ऑफ रेजेंट के साथ रिएक्ट करती हैं। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, इस तरह से मेटल्स रिएक्ट क्यों करती हैं। वट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इन क्लास नाइन्थ क्लास में बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो लास्ट वैलेंस शेल रहता है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन कम हो तो वो लूज़ कर देता है, अगर ज़्यादा हो और उसको कुछ को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो गेन कर लेता है। वही लर्न अबाउट द नोबल गैसेस, हमने उसमें नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा। विच हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, जैसे मानो कार्बन है, इसका वैलेंसी रहती है 6 2 4, तो इसको बेटा और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए अपना शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर देगा या फिर लूज कर लेगा। Show little chemical activity. We there explain the activity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या डोनेट करते हैं। अगर गेन करा तो बेटा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर लूज करा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे मानो हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसके वैलेंसी कितनी है, ऐसे रहती है ना 2 4 4 8 सॉरी 2 8 8 2 ऐसे करके। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। जैसे लिथियम है, लिथियम के कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा, ये ज़्यादा करके कोई इसको 8 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, लेट अस हैव ए लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में देखते हैं और कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। टेबल 3.3 डाटा सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सोडियम एटम के में क्या रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। इसमें क्या है बेटा, इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, देन इट्स एल शेल नाउ बिकम द आउटर मोस्ट शेल दैट एज अ स्टेबल ऑक्टेनेट। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहती है, ग्यारह। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना रहता है, 11। इसके शेल कैसे रहता है, KLMN। तो इसमें क्या, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 8 8 और 2 10 और 1 इलेक्ट्रॉन बचा। किस शेल में बचा है, M इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसको कोई 8 इलेक्ट्रॉन बेटा 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसे कोई नहीं डोनेट करेगा, तो इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, एम शेल से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इसका एल शेल क्या है, बिकम आउटर मोस्ट शेल। एल शेल में आउटर मोस्ट शेल है और स्टेबल ऑक्टेंट है, उसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। न्यूक्लियस ऑफ द एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन, इसके 11 प्रोटॉन है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 हो गए। सो देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस सोडियम के टाइम, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये देखो, ये टेबल है, इसमें देखो सोडियम, इसके 11 है, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में ये क्या करा, इसने डोनेट कर दिया। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ पे है, क्लोरीन के कितने रहते हैं, 17, ये देखो 17 है,
2, 8 और 7। तो ये क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो उसने लूज़ कर दिया। उसमें 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं डोनेट कर सकता ऑक्टेंट पूरा करने के लिए। इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो क्या हो गया बेटा, देखो अगर सोडियम क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन होता है तब सोडियम लूज करता है और क्लोरीन गेन करता है। ठीक है, इसका अपना ऑक्टेंट पूरा करना है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेंट। अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रेक्ट, जब सोडियम और क्लोरीन रेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय द क्लोरीन। सोडियम लूज कर देगा, क्लोरीन ले लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम गेट ए यूनिट नेगेटिव चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करा बेटा उस पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। जिसने डोनेट करा उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जिसने गेन करा उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एल शेल, और इसमें इसके एम शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके एम शेल में इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया है। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं ना जितना एटॉमिक नंबर रहता है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इस पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। दिस गिव अस क्लोराइड एनाइन। सो बोथ दीज एलिमेंट कैन हैव ए गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन देम एज फॉलो। ये देखो 281 287, इसने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया 288, इसका ऑक्टेंट पूरा हो गया और इसका इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये कैटाइन है और ये एनाइन है। पॉजिटिव चार्ज कैटाइन, नेगेटिव चार्ज एनाइन। ये देखो बेटा कैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया क्लोरीन को, तो सोडियम क्लोराइड कैसे रिएक्ट करते हैं। सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज्ड अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज हैं और इसीलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। इसलिए इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहती है अट्रैक्शन की वो ज़्यादा रहती है। सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन। सी द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखो मैग्नीशियम क्लोराइड भी बेटा कैसे है, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 12 है और इसके के एल और एम शेल। इसके एम शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा जब रिएक्ट करता है MgCl2, तो इसके साथ 2 Cl लगे हैं। इसने एक C को इधर से इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक इधर दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं ना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं या डोनेट करते हैं, तो क्या बना देते हैं, आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। कैन यू नेम द कैटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट इन द मैग्नीशियम क्लोराइड। कि इसमें से कैटाइन किसके हैं और एनाइन किसके हैं बेटा, कौन कौन कैटाइन है। इसमें से कैटाइन मैग्नीशियम के और क्लोराइड के, एनाइन है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की बेटा क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आइए चलिए पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाई है। टेक अ सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर साल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट। ये साल्ट देखने में कैसे हैं उसको हमने नोट डाउन कर लेना है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन ए मेटल स्पैचुला, मेटल के स्पैचुला पे सॉल्ट का सोल्यूशन सॉल्ट लेना है एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, और उसको हीट करना है। देन ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कलर है फ्लेम का, और कंपाउंड जो हमने स्पून पे लिया है वो मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर। उसके बाद वाटर में इसको डिजोल्व करके देखो, पेट्रोल में देखो, कैरोसिन में कि ये किस में सोलेबल है, कौन सा साल्ट किस में सोलूबल है, वाटर में, पेट्रोल में और कैरोसिन में। मेक ए सर्किट एज शोन
इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट। ये देखो बेटा ऐसे उन्होंने कहा है कि इनको आप कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ। इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दी है इनटू द सॉल्यूशन ऑफ वन साल्ट। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, टेस्ट द अदर। एक साल्ट का बेटा इसमें सॉल्यूशन लिया है जिसमें सोलूबल होएगा, अगर वाटर में सोलूबल है वाटर का सॉल्यूशन, पेट्रोल जिसका सॉल्यूशन भी है उसमें सॉल्ट लिया एक ही किस्म का, और उसमें इलेक्ट्रोड्स कर दी हैं, साथ में बैटरी को अटैच कर दिया है, और देखना है कि कौन से कंपाउंड की कैसी नेचर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ये देखो लिथियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड रहते हैं वो सॉलिड रहते हैं, समवट हार्ड, कुछ हार्ड भी रहते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो आयनिक है, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज है, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्या करते हैं वो टाइटली बाइंड रहते हैं, इसलिए वो सॉलिड रहते हैं। दीज बिकम आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब इस पे प्रेशर अप्लाई करे जाएगा किसी भी सॉल्ट पे, तो वो क्या होगा, दानेदार हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में, बट जल्दी से कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों बेटा, क्यों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि ये सॉलिड है और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जाता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिवली और नेगेटिव आयन के कारण। तो इसके लिए, इसको अलग करने के लिए, आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। That is because of considerable amount of energy is required to break the strong interionic interaction. Solubility. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में सोल्यूबल रहते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक सच एज कैरोसिन और पेट्रोल। कैरोसिन और पेट्रोल में बेटा ये सोल्यूबल नहीं रहते, वाटर में ये सोल्यूबल रहते हैं। आगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई थी, जैसे हमने देखा था उस फिगर में, इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाएगी तो क्या होगा बेटा, जो चार्ज्ड पार्टिकल हैं वो सोल्यूशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन। जो एनोड रे और कैथोड लगाई थी ना, और वो ऑपोजिटली, जो पॉजिटिव आयन है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं ना बेटा, तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द आयन्स इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर। क्योंकि वो हार्ड है, सॉलिड है, एक दूसरे से बाइंडिंग कंडीशन में है, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास होगी। बट जब ये पानी में घुल गए तो इन्होंने क्या करा, इमोल्टन स्टेट में आ गए और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, और जो आयन थे वो अलग हो गए हैं। Ionic compound conduct electricity in the molten state. That is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion become due to heat. गर्म जब हो रहे हैं तो उसका जो फोर्स थी वो कम हो गई है। आयन्स मूव फ्रीली, तो जो आयन्स थे वो फ्रीली मूव करने लग गए हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप बेटा आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। कोई भी मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती है, बिकॉज ऑफ द आयनिक कंपाउंड फॉर द गेन एंड लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आइए चलिए आगे क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। आई होप बेटा आपको पता लग गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, लेकिन तब भी मैं आपको एक बार इसे समझा देती हूँ। आइए चलिए देखते हैं। ये देखो, सोडियम के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 1। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। और मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। सोडियम पे 1 डॉट बना दिया, ऑक्सीजन के 6 रहते हैं, तो इसके 2, 4,
6, ठीक है। और मैग्नीशियम के कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। ऐसे इसको ड्रॉ कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए चलिए देखते हैं इसकी भी स्ट्रक्चर। ये देखो बेटा, सोडियम Na2O, सोडियम कितने हैं? 2। सोडियम के पास 2 हैं बेटा सोडियम, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? एक मिनट, ये देखो Na 2 और ऑक्सीजन 1। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा। तो क्या बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो किसका ऑक्टेंट पूरा हो गया? ऑक्सीजन का, ठीक है। इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ऐसे स्ट्रक्चर बन गई इसकी। ये देखो। और मैग्नीशियम के पास कितने रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन 2, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसने अपना ऑक्टेंट पूरा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। आयन प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड आर, सोडियम ऑक्साइड में इसके में क्या है बेटा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए 1 पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम ने 2 दिए थे, 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने 2 लिए, 2 नेगेटिव। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? जैसा कि बेटा अभी हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? बिकॉज दे आर बाइंडेड विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। आयंस जो रहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए इनको तोड़ने के लिए। दैट इज वाई आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल्स कहाँ से और कैसे पाई जाती हैं? आइए चलिए इसको पढ़ लेते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ क्रस्ट जो रहती है मेटल्स का मेजर सोर्स है। मेटल्स कहाँ से मिलती है बेटा? हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती है। सी वाटर आल्सो कंटेन सम सोलेबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके अलावा बेटा जो सी वाटर रहता है, समुद्र में जो पानी रहता है, उसमें भी कई सॉल्ट सोलबल रहते हैं, घुले रहते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी रहते हैं। विच चक्कर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, कई तरह के एलिमेंट्स और कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, जिनको हम मिनरल्स बोलते हैं। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। कई जगह पे बेटा जो मिनरल्स रहते हैं बहुत ज़्यादा परसेंटेज में उनमें एक पर्टिकुलर मेटल पाई जाती है। मिनरल्स में तो कई तरह की मेटल्स इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन जो कई मिनरल्स में किसी एक मेटल की बहुत ही पर्टिकुलर परसेंटेज पाई जाती है। मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और उस मिनरल से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए इन मिनरल्स को क्या कहते हैं? ओर्स। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। जिस मिनरल में पर्टिकुलर मेटल की बेटा परसेंटेज हाई पाई जाए और मेटल को उससे एक्सट्रैक्ट किया जाए, वो मिनरल्स को क्या कहते हैं? ओर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बेटा मेटल्स की एक्सट्रैक्शन होती कैसे है? मेटल को अलग कैसे करते हैं? यू हैव लर्नड अबाउट द रेक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आपने अभी लास्ट वीडियो में रेक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी रेक्टिव रहती है ना? सोडियम, पोटाशियम, और सबसे कम गोल्ड, सिल्वर। उस सीरीज में ये बता रखा था कि सबसे ज़्यादा कैसे 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 जब नीचे की तरफ आते हैं तो वो उसमें रेक्टिविटी में कम होती जाती हैं। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। You can easily understand how a metal is extracted from its ore, कि मेटल को ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सम मेटल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स तो बेटा हमें प्योर स्टेट में मिल जाती हैं, बट सम आर फाउंड इन देयर कंपाउंड, लेकिन कुछ कंपाउंड में मिलती हैं।
कंपाउंड मतलब दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल के कोई चीज़ बने तो वो कंपाउंड रहती हैं। मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट एक्टिविटी, जो नीचे की तरफ ऐसे सीरीज बनी हुई थी जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये क्या बेटा रहती हैं, कम रहती हैं रिएक्टिव। दे आर लॉस्ट ऑफन फाउंड इन ए फ्री स्टेट, जो कम रिएक्टिव रहती है ना बेटा वो हमेशा ही फ्री स्टेट में, ज़्यादा करके फ्री स्टेट में पाई जाती है। ये रही बेटा सीरीज, ये देखो सिल्वर है और गोल्ड क्या है, फाउंड इन द नेटिव स्टेट, मतलब फ्री स्टेट में मिलती है। और ये जो ज़्यादा रिएक्टिव रहती है ना ये बेटा फ्री स्टेट में नहीं मिलती, प्योर स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं मिलती, क्योंकि ये किसी के साथ रहे तो फ्री सेफ रहती, वरना ये रिएक्ट कर देंगी एयर में, मॉइस्चर में, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये जो मेटल्स हैं ये कम रिएक्टिव है और फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, आर दे सल्फाइड और ऑक्साइड्स। कॉपर और सिल्वर जो रहती है ना बेटा ये कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती हैं। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज ए फ्री एलिमेंट, फ्री ऐसे फ्री स्टेट में नहीं मिलेगी। द फ्री इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जिंक, आयरन, लेड एटसेट्रा मॉडरेटली रिएक्टिव। ये जो रहती है ना बेटा मॉडरेटिव, मतलब ना ज़्यादा रहते हैं रिएक्टिव ना कम रहते हैं, ये जो सीरीज है। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। ये हमेशा ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड, की मेटल्स के जो ऑक्साइड्स रहते हैं, ओर्स रहती हैं, वो काफ़ी ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि बेटा कोई भी मेटल ईजिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देती है ना। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगी बेटा, ऑक्साइड बना लेगी, है ना। इज़ वेरी अबोंडेंट ऑन अर्थ, इसीलिए अर्थ पे ज़्यादा करके ऑक्साइड की फॉर्म में मेटल्स मिलती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी: मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। डिफरेंट टेक्निक आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेन द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी में अलग अलग मेटल कैसे पाई जाती है और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके अलग अलग मेथड है बेटा। Several steps are involved in the extraction of pure metal from the ore. ore से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के कई स्टेप हैं और ये स्टेप हमें ये नीचे फिगर में दिखाए गए हैं। ये देखो, सबसे पहले बेटा क्या है, ये ओर है। ओर के क्या क्या जो हाई रिएक्टिविटी की जो मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो मीडियम रिएक्टिव है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और लो रिएक्टिविटी को कैसे रिएक्ट करते हैं। जो हाई रिएक्टिविटी है बेटा पहले उनको मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, फिर प्योर मेटल मिलती है। जो मीडियम रिएक्टिविटी है बेटा कार्बोनेट फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं, तो उसकी कैल्सिनेशन होती है और रोस्टिंग होती है। उसके बाद मेटल के ऑक्साइड मिलते हैं, फिर मेटल की रिडक्शन होती है, फिर प्योरिफिकेशन होती है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल में से उसको रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कर दी जाएगी, देन मेटल प्योर मिल जाएगी। और जो लो रिएक्टिव रहते हैं बेटा सल्फाइड ओर्स रहते हैं, उनको कैसे अलग किया जाता है, रिफाइनिंग के प्रोसेस से। इनरिचमेंट ऑफ ओर, ओर्स क्या है, माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। जो हमें अर्थ से जो ओर्स मिलती हैं उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, जैसे कि सॉइल है, सैंड है, और मिट्टी तो बेटा मिट्टी रेत में अगर कोई भी चीज़ मिलेगी तो वो तो उसमें मिली ही होएगी ना मिट्टी, तो उसको क्या बोलते हैं, गैंग। ये बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन भी है कि गैंग क्या होती है, 1 या 2 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। क्या होता है, contaminated with large amount of impurities such as soil and sand are called gang. Impurities must be removed from the ore prior to extraction of the metal. सबसे पहले मेटल की एक्सट्रैक्शन के करने से पहले ये जो इम्प्योरिटीज रहती हैं इनको रिमूव किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, यूज्ड एज for removing the gangue from the ore are based on the difference between the physical or chemical properties of the gangue and the ore.
इनको जब अलग किया जाता है गैंग को और से, ये अलग अलग प्रोसेस है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इनको अलग किया जाता है। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड, कौन सी मेटल है उसी हिसाब से उसकी सेपरेशन करी जाती है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज में लो है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, जो लो है एक्टिविटी में, अनरिएक्टिव है, उनका क्या करा बेटा, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड, उसके ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया गया मेटल्स को हीट करके। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, सिनाबार क्या है बेटा, मरकरी सल्फाइड है, सल्फाइड और है, तो इसमें इसको जब हीट किया जाएगा एयर में, ये फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जब इसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया गया तो इसने ऑक्साइड बना लिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको जब रिड्यूस किया गया देन फर्दर हीट किया गया, मर्करी ऑक्साइड को फर्दर हीट किया गया तो मर्करी और ऑक्सीजन अलग होगी। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन द एयर। इसी तरह से बेटा कॉपर सल्फाइड को भी अलग किया जाता है, कॉपर भी क्या है, सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, इसको हीट किया गया है पहले ऑक्सीजन के साथ तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड को फर्दर हीट किया गया तो कॉपर अलग हो गया और सल्फाइड अलग हो गई। एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मिडल है ना बेटा, मिडल की एक्टिविटी सीरीज है, मिडल के जो कंपाउंड है उनको, उन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। ये जो रहते हैं ना बेटा सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, और इसके ऑक्साइड से कोई भी मेटल आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। कार्बोनेट और सल्फाइड के मुकाबले ऑक्साइड से हम मेटल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में है तो उससे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रियर टू रिडक्शन मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, क्योंकि पहले इनको हम मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर मेटल ऑक्साइड से हम मेटल को अलग करेंगे, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, रोस्टिंग। किस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग? जब किसी भी सल्फाइड ओर को कन्वर्ट किया जाए ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। रिड्यूस करने से पहले मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जब उसको स्ट्रॉन्गली हीट किया जाए इन द एक्सेस ऑफ एयर, ज़्यादा अमाउंट में एयर की प्रेजेंस में ज़्यादा हीट करा जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। कार्बोनेट और आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इज लिमिटेड एयर। जो कार्बोनेट और रहती है उसको स्ट्रॉन्गली हीट तो करना पड़ता है, लेकिन उसमें एक्सेस ऑफ एयर नहीं चाहिए, इसलिए उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और आर एज शोन। ये देखो रोस्टिंग का प्रोसेस है बेटा और कैल्सिनेशन का प्रोसेस है। देखो रोस्टिंग में क्या किया गया, जिंक सल्फेट को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, है ना। फिर कैल्सिनेशन में क्या हुआ, जिंक कार्बोनेट को हीट किया गया, जिंक ऑक्साइड बन गई। इसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है, ठीक है। द मेटल ऑक्साइड देन रिड्यूस्ड, मेटल ऑक्साइड क्या हुआ बेटा, इनको रिड्यूस किया गया कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिएक्टिव रेजिएंट। इसको रिड्यूस किया गया कार्बन के साथ, तो कार्बन ने ऑक्सीजन को हटा दिया तो क्या बन गया बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गए और जिंक जो मेटल है वो अलग होगी। यू आर ऑलरेडी सिमिलर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो रही है ना बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन होगी, सॉरी इसमें रिडक्शन होगी और इसमें ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई और यहाँ से रिड्यूस होगी। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो ए रिडक्शन प्रोसेस। मेटल्स को कंपाउंड से अलग करना, निकालना, ये क्या बेटा, एक रिडक्शन प्रोसेस है।
बी साइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। जब कार्बन को मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस किया गया मेटल्स में तो क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जो हाईली रिएक्टिव हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज किए जाते हैं, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर एक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड, क्योंकि लोअर एक्टिव जो रहेंगे उनको डिस्प्लेस कर देंगे और उनकी जगह पे खुद कंपाउंड बना लेंगे। व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद द एल्यूमिनियम पाउडर, देन ये मैग्नीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा जो अलग हो गए हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इसमें कौन सा रिड्यूस हुआ। यहाँ पे बेटा रिडक्शन होगी ऑक्सीजन की और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होगी। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रहते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। मेटल जब बेटा मोल्टन स्टेट में मिल रही है मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज थर्मिट रिएक्शन। आयरन ऑक्साइड विद प्लस एल्यूमिनियम क्या बना, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, प्लस एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो रहा है। एक्सट्रैक्शन मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो टॉप पे हैं, टॉप पे कौन कौन से, सोडियम, पोटाशियम है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या बेटा मोस्ट रिएक्टिव है। The metals high up in their activity series are very reactive. They cannot be obtained from their compound by heating with carbon. ये बेटा easily अलग नहीं होते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं। कार्बन के साथ इसको हीट करोगे तो इसका कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम। जो कार्बन है ना ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के उसमें नहीं जुड़ती कंपाउंड में। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्योंकि बेटा ये मेटल्स जो हैं इनकी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा इनकी ज़्यादा एफिनिटी, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ ये ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कार्बन से ज़्यादा। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के प्रोसेस से मेटल्स अलग की जाती हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। पहले इनको मोल्टन स्टेट में लाया जाता है, इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, फिर ये मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। रिएक्शन ऐसे होता है जैसे सोडियम मेटल है बेटा, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की गई तो ये कैथोड पे डिपॉजिट हो गई। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इसमें से करंट पास किया जाता है और मोल्टन स्टेट में जो मेटल्स रहती हैं वो कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट हो जाती हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स अलग हो जाते हैं। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम कैसे मिलता है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिडक्शन की जाती है। ये देखो ऐसे अलग होते हैं बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, इम्प्योरिटीज है मेटल की, ये देखो ये इम्प्योरिटीज हैं टैंक में, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जा रही है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, हीट किया तो ये कैथोड रे है, एनोड रे है, कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है ना। ये सारे ऐसे प्रोसेस से अलग किया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है कॉपर की। Metals produced by various reduction process described above are not very pure. Metals जो एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं जो ये ज़्यादा प्योर नहीं रहते, दे कंटेन इम्प्योरिटीज, इनमें भी इम्प्योरिटीज रहती हैं। विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स हमें हासिल करने के लिए इन इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जाता है और इसकी रिफाइनिंग की जाती है। फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया था। मैनी मेटल जैसे कॉपर है, जिंक है, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिकली। इन दिस प्रोसेस
impure metal is made the anode and the thin stripe of pure metal is made the cathode. और एनोड और कैथोड रे, जो प्योर मेटल है कैथोड पे जब डिपॉजिट हो जाती हैं और थिन स्ट्राइप बना लेते हैं, और जो इम्प्योरिटीज रहती हैं वो एनोड पे डिपॉजिट हो जाती हैं। सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अपरेटस कौन कौन सा यूज हुआ है? ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर मेटल है एनोड से वो डिजोल्व होके इलेक्ट्रोलाइट होगी और इक्वलेंट अमाउंट में प्योर मेटल मिलेगी। प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। कैथोड पे प्योर, जो एनोड पे था ना बेटा इम्प्योरिटीज थी वो जो थी मोल्टन स्टेट में लिक्विड में आ गई, इलेक्ट्रोलाइट होगी, तो जब वो प्योर होगी तो वो कैथोड पे डिपॉजिट होगी। वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। और जो इम्प्योरिटीज थी नीचे एनोड पे जमा हो रही हैं और वो उसको क्या कहते हैं? एनोड मड। ये बेटा कुछ टर्म्स हैं, आई होप आपको इनके बारे में पता होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी इसको डिस्कस कर सकती हूँ और आपको बता दूँ मिनरल्स क्या होते हैं, और क्या होता है, और गैंग क्या होती है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था, और इसके आपको सॉल्यूशंस भी बता देती हूँ। ये देखिए बेटा मिनरल क्या है? मोस्ट एलिमेंट अक्कर इन द नेचर इन द कंबाइंड स्टेट एज मिनरल। जब एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स आर फिक्स्ड। और क्या होती है? मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर नोन एज और। जिनमें से मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है वो क्या रहती है? और। किसी भी पर्टिकुलर बेटा परसेंटेज में एक मिनरल्स में एक पर्टिकुलर हाई परसेंटेज की एक मेटल पाई जाती है उसको बोलते हैं और। और गैंग क्या रहती है? इम्प्योरिटीज रहती हैं जो और में प्रेजेंट रहती है, जैसे सैंड, सिल्ट और सॉइल, ये सारी इम्प्योरिटीज जब मेटल में पाई जाए उसको बोलते हैं गैंग। इन इम्प्योरिटीज को पहले हटाया जाता है मेटल की एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। नेम द टू मेटल विच आर फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट। कौन कौन सी मेटल बेटा जो लो रेक्टिव है ना, बहुत ही कम रेक्टिव है, वो मेटल्स हमें फ्री स्टेट में मिलती हैं। कम रेक्टिव कौन सी है? गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट केमिकल प्रोसेस से यूज टू ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड। मेटल की ऑक्साइड से मेटल को अलग करने के लिए कौन सा केमिकल प्रोसेस होता है बेटा? जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था, यूज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन। इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे यहाँ पे कार्बन को यूज किया गया है फॉर द रिडक्शन, सच एज कार्बन और हाईली रेक्टिव मेटल्स टू डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ये डिस्प्लेस कर देगी जिंक ऑक्साइड से, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगी, तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक मेटल अलग हो जाएंगे। इसी तरह बेटा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में भी एल्युमिनियम यूज हुआ, इसने क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया इसमें से ऑक्सीजन को, रिड्यूस कर दिया और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और मैग्नीज बन गया। ठीक है, यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन फर्स्ट चैप्टर। बेटा जो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था कोरोजन के बारे में। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक। जो सिल्वर के आर्टिकल, जो सिल्वर की चीज़ें बनी रहती हैं, कोई भी आइटम बनी रहती है, वो क्या होती है? ब्लैक पड़ जाती है कुछ टाइम के बाद। व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एयर के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वो ब्लैक पड़ जाती हैं। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर, कि एयर में जो सल्फर रहती है उससे ये रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण कि सिल्वर सल्फाइड की, जो सिल्वर के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है सिल्वर सल्फाइड की। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और कॉपर एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करती है। स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन ए ग्रीन कोट। जल्दी उसका जो शाइनी ब्राउन सरफेस रहता है, किसमें? उस पर कोटिंग चढ़ जाती है, ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि इसके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है इसलिए कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ गई। सिल्वर के ऊपर सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा था इसलिए सिल्वर सल्फाइड की लेयर। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ए ब्राउन फ्लेक की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जो आयरन रहती है जब एयर में मॉइस्चर में रिएक्ट करती है तो वो क्या करती है? लॉन्ग टाइम एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस लाइक कॉल्ड रस्ट, कि आयरन के ऊपर क्या, जैसे रस्ट की एक
जंगाल की एक लेयर चढ़ जाती है, ब्राउन कलर की कोटिंग रहती है। लेट अस फाइंड दैट हाउ कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट, कि कौन सी कंडीशंस के अंडर आयरन को रस्टिंग हो जाती है, आयरन को जंग लग जाता है। 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है बेटा, तीनों में क्या करा, आयरन के नेल डाल दिए, ठीक है। लेबल दीज टेस्ट ट्यूब, हमने ए बी और सी इनको लेबलिंग कर दी। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब, सभी में वाटर डाल दिया और इसमें क्या करा, पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर। बी में क्या डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर डाला है। एड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्क इट, 1 ml ऑयल डाल दिया। लेयर ऑफ ऑयल, ऑयल हल्का रहता है ना, इसकी डेंसिटी कम रहती है, इसलिए ये पानी के ऊपर इसने लेयर बना ली। द ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इट। ये क्या कर रहा है, जब इसने उसके ऊपर लेयर बना ली तो जो एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आने दे रहा ऑयल जो है। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी, इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल लिया। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, जो कैल्शियम क्लोराइड है वो जो मॉइस्चर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इफ एनी फ्रॉम द एयर, अगर हवा में कोई मॉइस्चर है तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, उसको सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ दिनों के बाद हम टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व द आयरन नेल रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए। जो टेस्ट ट्यूब ए है ये देखो, इसमें ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं, है ना, मतलब कि इसमें रस्टिंग हो गई है। इसमें भी नहीं कोई भी रस्टिंग हुई और इसमें भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसमें क्योंकि जो ऑयल की लेयर बनी हुई है इसने एयर से पानी का कांटेक्ट तोड़ दिया, और इसमें जो कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या करता है, वो तो वैसे ही मॉइस्चर को ड्राई कर देता है। किसी भी एयर का कांटेक्ट, जो भी मॉइस्चर रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। The nail are exposed to both air and water in the test tube B. The nail are exposed to only water. The nail in test tube C are exposed to dry air. What does this tells us about the condition of rusting? कि मतलब पानी और एयर दोनों से अगर किसी चीज इसका आयरन का कांटेक्ट होगा तभी इस पे रस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर किसी एक चीज के कांटेक्ट में आने से रस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन, कि हम ये जो खोरन होता है इसको कैसे रोक सकते हैं। जैसे आयरन वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ बेटा, रस्टिंग होगी, है ना, उसका खोरन होने लग गया, कोरिजन होने लगी। इसको हम कैसे बचा सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग एंड एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। एलॉय की चीजें बनेगी तब भी हम बचा सकते हैं। पेंट, ऑयल और ग्रीस बेटा ये तो आम सी चीजें हैं, इनसे हम कोरिजन से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है, इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जो भी आयरन के और स्टील के सब्सटेंसेस रहते हैं, जो भी आर्टिकल्स रहते हैं, उन पे एक थिन लेयर ऑफ जिंक चढ़ा देते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं। गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्टिंग। और जो गैल्वेनाइजेशन जब किसी आर्टिकल पे हो जाती है तो वो रस्टिंग से प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो जिंक कोटिंग है ये एयर का जो किसी भी आर्टिकल से कॉन्टेक्ट उसको तोड़ देता है। कैन यू रीजन दिस आउट, क्यों होता है ऐसे। एलॉइंग, ये बेटा कमेंट करके जरूर बताना ऐसे क्यों होता है। जिंक की कोटिंग होगी तो फिर इसका मॉइस्चर से कांटेक्ट कैसे टूट सकता है। एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि जो मेटल की प्रॉपर्टी रहती है उसमें एलॉइंग क्या है, सबसे गुड मेथड है। कि दो मेटल से अगर कोई चीज, कोई भी आर्टिकल तैयार होता है उसको एलॉइंग बोलते हैं। वी कैन गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड, कि हमें उस आर्टिकल में जौन सी प्रॉपर्टी चाहिए हम उसकी अमाउंट ज़्यादा डाल देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। आयरन क्या सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेटल है। बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट, बट ये हमें कभी भी प्योर स्टेट में यूज नहीं होती। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजली व्हेन हॉट, कि जब आयरन को हॉट किया जाता है तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, स्ट्रेचेबल रहता है। इफ़ इट इज़ मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन को हम ऐड कर देते हैं तो ये बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। जब आयरन को निकल और क्रोमियम से मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। दिस इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, ना तो एक तो ये हार्ड बन जाता है, ऊपर से इसमें रस्टिंग भी नहीं हो पाती।
इफ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेस इट्स प्रॉपर्टीज चेंज। जब भी आयरन किसी सब्सटेंस से बेटा मिक्स किया जाता है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस सब्सटेंस से मिक्स कर रहे हैं उसकी भी तो प्रॉपर्टीज आ जाएगी ना। इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्सड। जब भी कोई भी आर्टिकल है, कोई भी मेटल है बेटा, किसी दूसरी मेटल के साथ उसको कंबाइन किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज नेचुरली चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाएगी। द सब्सटेंस एडेड में भी मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं। एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और ए मेटल और नॉन मेटल। होमो एलॉय क्या होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करना, या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके जो भी सब्सटेंस मिलता है वो एलॉय होता है। इट इज सब्सटेंस बाय इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट किया जाता है, देन डिजॉल्विंग ऑफ अदर एलिमेंट, उसके अंदर दूसरा एलिमेंट डिजोल्व किया जाता है एक डेफिनेट प्रपोर्शन में। इट इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, उसको रूम टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, तब वो एलॉय बनता है। प्योर गोल्ड बेटा 24 कैरेट का होता है, ये तो सभी को पता है ना। इट इज देयर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाने के लिए सूटेबल नहीं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज अलॉयड विद ईदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड, इसीलिए सिल्वर या कॉपर को ऐड किया जाता है, एलॉय ऐड किया जाता है ताजो ये अच्छे से इसके ऑर्नामेंट बन सके, इसको हार्डनेस प्रोवाइड हो सके। इंडिया में 22 कैरेट का गोल्ड यूज किया जाता है ऑर्नामेंट बनाने के लिए। इट मीन्स दैट 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड इज एलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ इधर कॉपर और सिल्वर। कॉपर या सिल्वर के 2 पार्ट होंगे और 22 पार्ट किसके हैं? प्योर गोल्ड के। इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्करी, अगर एक मेटल बेटा मर्करी है, देन द एलॉय इज नोन एज एन अमलगम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। किसी भी प्योर मेटल से बेटा उसका मेल्टिंग पॉइंट और इसकी कंडक्टिविटी जो रहती है हमेशा ही लेस रहती है, क्योंकि वो एक या दो आइटम से बन गया, उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी सब कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ये किसका एलॉय है? ये बेटा पूछ भी सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि ब्रास किसका एलॉय है? एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। एंड ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है और ब्रास किसका एलॉय है? आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जबकि कॉपर जो है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में यूज किया जाता है। सोल्डर क्या है? एक एलॉय ऑफ लेड और टीन है, हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, और इलेक्ट्रिकल वायर्स में ये वेल्डिंग के काम में आती है। इसी के साथ बेटा आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे इनको भी देख लेते हैं और इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। जैसे जिंक है, जिंक ऑक्साइड के साथ जब हीट होगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हीट होगा, क्या होगा? ये सारे जो आर्टिकल्स मेटल्स दे रखे हैं, इनको ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा? जिंक को जब बेटा जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम के साथ होगा तो क्या होगा? ये डिस्प्लेस कर देगा मैग्नीशियम को। कॉपर में के साथ ये नो रिएक्शन होगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ भी नहीं रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के साथ भी नहीं और कॉपर के साथ नहीं। कॉपर ऑक्साइड में जिंक के साथ क्या होता है बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इसकी, इसमें भी मैग्नीशियम के साथ भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये बेटा आगे इसका सोल्यूशन है, ये चलिए देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड के साथ बेटा नो रिएक्शन है, जिंक का प्लेसमेंट है मैग्नीशियम की, और इसके साथ नो रिएक्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, विच मेटल डू नॉट कोराइड इजली, कौन सी मेटल है जो इजली कोराइड नहीं करती? मोर एक्टिव मेटल इज मोर लाइकली इज टू बी कोराइडेड, देयर इज लेस एक्टिव मेटल आर लेस लाइकली टू बी। जो जितनी रिएक्टिव है उतनी ज्यादा कोराइडेड होएगी, जो कम रिएक्टेड है वो कम होएगी। दिस इज वाई गोल्ड प्लेटिंग प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस टू कोराइजन, इसलिए जो गोल्ड प्लेटिंग होती है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि कोराइजन को रेजिस्ट किया जा सके, रोका जा सके।
थर्ड क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर एलॉय। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। एलिमेंट या तो दो मेटल्स के भी और मेटल में भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। एन एलॉय इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग, सबसे पहले मेटल को मेल्ट किया जाता है, देन दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टील इज द एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आई होप बेटा आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर का भी सोल्यूशन चाहिए, आपने उनको भी समझना है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए एक्सरसाइज के सोल्यूशन भी लेके आऊंगी। इसी के साथ बेटा आज का हमारा ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके एग्जाम के प्रेपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम बच्चे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।